हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल K2N में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं 12th के VVI फिजिक्स के लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो सेट नंबर 1 है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 रखने वाले हैं। 80 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपका 80 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। 100% गारंटी देते हैं कि ऑल स्टूडेंट पास। ओके, तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर। वो प्रश्न क्या है, चलिए चलकर देखते हैं। और एक बात बता दूं कि अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन K2N 2021 आप सभी के लिए लेकर आया है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है विद्युत आवेश क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो विद्युत आवेश के पहले परिभाषा लिखेंगे। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिस गुण के आ जाने के फलस्वरूप कोई पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है अथवा प्रतिकर्षित करने लगता है, या वह पदार्थ विद्युत संबंधित प्रभाव दिखाने लगता है, तो उसे बोलते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के जो भाग होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन? एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश, जिसे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आवेश के क्वांटमीकरण क्या है। यहाँ पे है होगा, टाइपिंग में छूट गया है। तो आवेश के क्वांटमीकरण क्या है। तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अर्थात क्या? प्लस माइनस एन, जहाँ एन एन जो है संख्या है, यानी कि काउंटिंग 1 2 3, और ई जो है इलेक्ट्रॉन है, जिसका मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और अब ये प्लस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के था, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में इसी में क्या होता है कि माइनस लग जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है आवेश संरक्षण का सिद्धांत को समझाइए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाइए। ये सब मस्ट इम्पॉर्टेंट VVI प्रश्न हैं जो एग्जाम ऑफ व्यू से है। तो इसका आंसर हो आवेश का संरक्षण सिद्धांत लिखकर डैश दे देंगे, और इसका आंसर लिखेंगे कि आवेशों की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इस सिद्धांत को ही क्या बोलते हैं? आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिले। इसमें और भी पूछता है कि इसका एक उदाहरण दीजिए। तो आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच का छड़ धनावेशी और रेशम ऋणावेशित हो जाता है, और दोनों पर आवेशों का योग क्या होता है? शून्य प्राप्त होता है, जो
कि रगड़ के पहले भी क्या था, शून्य ही था। तो आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि चालक और विद्युत रोधी का परिभाषा दे। तो पहले लिखेंगे कि चालक, ठीक। चालक क्या है, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेशों का प्रभाव आसानी से होता है, अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही अधिक होता है, तो उसे बोलते हैं चालक। एग्जाम्पल में ले लेंगे सोना, चांदी, तांबा, हरा पेड़ पौधा जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तेजी से होता है, उसे क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं सोना, चांदी, तांबा, हरा पेड़ पौधा इत्यादि। इसी में अगला पॉइंट लिखे, इसी में लिखेंगे डैश देकर विद्युत रोधी। हो सकता है ये अलग अलग भी प्रश्न पूछे या फिर हो सकता है कि दोनों को एक में ही पूछे। तो अलग अलग पूछे तो अलग अलग इसका जवाब देना है। तो ये विद्युत रोधी का आंसर हो जाएगा कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में लिख लेंगे कि प्लास्टिक, रबड़, ऊन, शुद्ध जल इत्यादि, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बहुत ही मंद गति से होता है, अर्थात उसमें होता ही नहीं है, वैसे पदार्थों को बोलते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, कूलम्ब के नियमों को लिखें। तो कूलम्ब के कौन कौन से नियम हैं, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि कूलम्ब के निम्नलिखित नियम हैं। ठीक, नियम नंबर फर्स्ट पॉइंट देकर लिखेंगे कि कूलम्ब के उसका पहले परिभाषा लिख लेंगे उसके बारे में, तब उसका नियम लिखेंगे। तो कूलम्ब के द्वारा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार से है। तो आइए देखते हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, कूलम्ब के नियम कहते हैं। आप ऐसे ये 5 नंबर में भी पूछता है और 2 नंबर में पूछता है। अगर 2 नंबर में पूछे तो सिर्फ परिभाषा लिख देना है, अगर 5 नंबर में पूछे तो इसका इस डायग्राम खींचकर उसके बारे में लिख देना है कि F बराबर Q1 Q2, जहाँ F क्या है, F जो है वो फोर्स है और Q1 जो है आवेश है और Q2 आवेश है। ठीक है, जहाँ पे या F बराबर के सही Q1 इंटू Q2 बटा R², जहाँ के का मान एक जो है नियतांक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, विद्युतशीलता क्या है। विद्युतशीलता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्युतशीलता लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे किसी पदार्थ को किसी माध्यम में अथवा किसी माध्यम को ही अपने आप ध्रुवित होने की शक्ति क्या कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है। तो इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी आने की संभावना है। जितने इसमें प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप सब एक बार जरूर देखें। अगला प्रश्न है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा यहाँ पे देना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका आंसर होगा एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लेम्डा से सूचित करते हैं, अर्थात लेम्डा बराबर Q/L। इसका एसआई मात्रक जो होता है, इसमें पूछा जा सकता है कि रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम प्रति मीटर, जिसका विमीय सूत्र होता है ATL⁻⁻1। ठीक है, तो इतना आप लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम वेक्टर ई से सूचित करते हैं, अर्थात वेक्टर ई बराबर वेक्टर F/Q0। ठीक है, इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, गॉस के प्रमेय क्या है, यानी कि गॉस के प्रमेय को समझाइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात φE बराबर Q×1/ε0, जहाँ Q पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश और ε0 आकाश की क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, तो आपका हमारा अगला प्रश्न है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, जिससे कि हमें भी वीडियो बनाने में इंटरेस्ट हो। अगर आप सब सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक वीडियो निकालेंगे और आप सब अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो इसका आंसर होगा किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम वेक्टर P से सूचित करते हैं, अर्थात वेक्टर P बराबर Q×2L। ओके, जहाँ Q क्या है, आवेश है, और L जो है वो है विद्युत द्विध्रुव। ये वेक्टर P जो है विद्युत द्विध्रुव है और 2L जो है वो आवेशों का परिमाण है, यानी कि लंबाई है। ठीक है, परिमाण मतलब होता है दिशा, लंबाई। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये यहाँ से हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव भी आ जाए। तो इसमें है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसा राशि है, सदिश राशि है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव कैसा राशि है, तो उसका आंसर हो जाएगा सदिश। ओके, इसका पूछा जा सकता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है, कूलम मीटर होता है। ठीक है, कूलम मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, हाँ कूलम मीटर होता है। ठीक है, इसी में पूछा जा सकता है कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो ATL क्या होता है, ATL होता है। और इसका अन्य मात्रक जो होता है वो होता है डिबाई। क्या होता है, डिबाई। तो हो सकता है ये पूछते कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर CM मतलब कूलम मीटर ना दिया हो तो डिबाई देगा। ठीक है,
तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो एक अगर ये भी पूछा जा सकता है कि 1 dy बराबर कितना होता है, तो 1/3 × 10⁻−19 कूलम मीटर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ये हमारा अगला प्रश्न है कि संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, या फिर संधारित्र की धारिता क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा संधारित्र की धारिता, जब किसी चालक के आवेश को बढ़ाया जाता है तब विभव का मान भी बढ़ने लगता है, अर्थात Q समानुपाती V। ओके, यहाँ Q बराबर CV और यहाँ पे C का मान निकालना है तो हो जाएगा Q/V। ओके, तो आपका ये हो गया संधारित्र की धारिता। आप चाहें तो एग्ज़ाम में यहाँ ऐसे जहाँ ऐसे देकर अगर लिखेंगे तो और भी बेहतर होगा, जिससे कि आपका फुल में फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई चांस नहीं है यहाँ से नंबर कटने का। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन को समझाएं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, जब किसी संधारित्र को ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से दूसरे संधारित्र के ऋण प्लेट को तीसरे संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ दिया जाए अथवा यही क्रम जारी रहे तो उसे हम संधारित्र का क्या बोलते हैं, संधारित्रों का ऐसे समूहन को क्या बोलते हैं, संधारित्रों की श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। ठीक है, तो इसका चित्र ऐसे बना देंगे, तो C1 C2 C3। आइए एक बार इसका आंसर फिर से जानने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर बोल रहा है कि जब किसी संधारित्र को ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से और दूसरे संधारित्र के ऋण प्लेट को तीसरे संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ दिया जाए अथवा यही क्रम जारी रहे तो इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका C1 जो है ये पहला संधारित्र है, तो इसका ऋण आवेश और दूसरे संधारित्र यानी कि C2 का ये धन आवेश दोनों जुड़ा, फिर दूसरे का ऋण आवेश ठीक तीसरे के धन आवेश से जुड़ा और यही क्रम जारी रहे। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं क्या चीज़, संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। और अगर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, फिजिक्स के केमिस्ट्री के लघुत्तरीय प्रश्न भी मिलेंगे, बायोलॉजी के भी मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।